वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है एमसीआरई के लास्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 को कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि लास्ट डेट 31 जनवरी थी इसकी। इसके बाद एक नोटिस निकलता है 2 फेब तक, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फी पे कर दिए, फॉर्म को सबमिट कंप्लीटली नहीं किया है, तो 2 तारीख तक वो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते थे। ये मैसेज हमने आपसे टेलीग्राम पर शेयर किया था। इसके बाद अभी एक नोटिस निकलता है, थोड़ी सी एक बैड न्यूज ये होती है कि जो आपका एम्स है, आई थिंक रायपुर है, इनके 2 जो पोस्टें थी असिस्टेंट की, वो पोस्टें इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो पहले गिनती में ये पोस्टें भी थी हमारी, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, बट होपफुली ये बैड न्यूज है कि 2 पोस्टें रिड्यूस हो चुकी है। फर्दर क्या है, एग्जाम डेट आपके नियर बाई है, इसमें देखो बच्चों कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेन मोटिव यही है कि कितना मटेरियल बहुत है जो हम पढ़ना चाहिए बट पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मटेरियल इतना है, मिनिमम 6 मंथ आपको रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीटली एक बार रिवाइज करने के लिए। बट फिर भी कोशिश करेंगे आपकी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो टाइमली खत्म करवाए जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका। तो ये क्लास भी हमारी फंडामेंटल रूल से होने वाली है। तो फंडामेंटल रूल की हम आपकी पहले क्लास 1, क्लास 2 2 करा चुके हैं क्लासेस, और ये जो क्लास है वो आपकी क्लास 3 रहने वाली, ठीक है जी। चलो, अच्छा एक चीज है जो आपने नोट करनी है कि आप मान के चलो, अब हम ये एक जनरल लैंग्वेज में इस बात को समझेंगे। कोई अथॉरिटी ऑर्डर से ट्रांसफर करती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, ठीक है। चल, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनका ट्रांसफर करते हैं किससे? भाई ऑर्डर निकाल के ही करेंगे, भाई ऑर्डर ठीक है। तो ऑर्डर से ट्रांसफर कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफर ना एज आ पेनल्टी है, ट्रांसफर एक पेनल्टी के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पे है वो हायर पोस्ट पे, और उनका जो ट्रांसफर है वो किया जा रहा है यहां पे अब लोअर पोस्ट पे। अब वो लेवल 1 लेवल डाउन हो सकता है, 2 लेवल डाउन हो सकते हैं, जैसा भी ऑर्डर में मेंशन होगा, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे केस में? ऐसे केस में जो मैक्सिमम सैलरी है ना लोअर ग्रेड की, लोअर ग्रेड पोस्ट की जो मैक्सिमम सैलरी है, उससे तो ज्यादा आप ले नहीं पाओगे, ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। उससे तो ज्यादा आप ले नहीं पाओगे। बाकी ऑर्डर में क्या होगा, मेंशन करेंगे कि सैलरी लोअर पोस्ट वाली लेनी है या उन्हें हायर पोस्ट वाली मिलेगी, ठीक है। समझ में आया? अथॉरिटी विच ऑर्डर्स द ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ पेनल्टी फ्रॉम हायर पोस्ट टू लोअर ग्रेड पोस्ट में अलाउ हिम टू ड्रॉ एनी पे, किसी भी पे को अलाउ कर सकते हैं, बट लोअर पोस्ट पे जो मैक्सिमम सैलरी है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जैसा लगता है इसके हिसाब से। तो बच्चों हमने आपको ये कंडीशन बताई, ये कंडीशन आपके फंडामेंटल रूल नंबर 27 के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। क्लियर? सॉरी 27 नहीं है, 28 है बच्चों, 7 तक तो हम आपको करा चुके हैं लास्ट क्लास, 28, ठीक है। अब ये पेनल्टी वाले ही फंडामेंटल रूल आपके सामने आएंगे, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी टू अ लोअर स्टेज इन हिज टाइम स्केल, द अथॉरिटी ऑर्डरिंग सच रिडक्शन shall state the period for which it shall be effective and whether on restoration the period of reduction shall operate to postpone further increment
एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब फंडामेंटल रूल नंबर 28 के अंदर हमने आपको सिंपल बताया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका हुआ ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर से क्या हुआ, वो आ गया हायर पोस्ट से लोअर की तरफ, ठीक है। तो फंडामेंटल जो रूल है आपका 29(1) वो ये कहता है कि आपको बताना होगा कि कितने टाइम तक, यानी कि इसके अंदर टाइम बताना होगा आपको। तो आपको टाइम मेंशन करना होगा कि कितने दिनों तक ये जो पेनल्टी है लोअर स्टेज पे आप लेके आए हो, कितने दिनों तक ये इफेक्टिव रहेगा। कौन कौन सी चीज है इनकी, एक तो इफेक्टिव कब तक रहेगा, ठीक है। इफेक्टिव के बाद में एक जो चीज है वो ये है कि फ्यूचर इंक्रीमेंट्स का क्या करेंगे, कब तक विद होल्ड करेंगे, रोकेंगे फ्यूचर इंक्रीमेंट्स का। तो ये सारी चीजें बतानी होती हैं फंडामेंटल रूल नंबर 29(1), ठीक है। तो फंडामेंटल 29(1)(2) में क्या है, 2 में भी यही है, यही चीज है। क्या कहते हैं, एक तो पीरियड बताना होगा आपको, पीरियड फॉर विच रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव। ये 29 में भी बात की गई है, 1 में भी शैल बी इफेक्टिव की कब तक, तो वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है जी। दूसरा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपका कहता है ऑन रिस्टोरेशन, ऑन रिस्टोरेशन जो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, मतलब ये बात इसके अंदर भी मेंशन है, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पोस्टपोनमेंट, कब तक पोस्टपोनमेंट रहेगा। एक ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि वेदर जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी वो अपनी ओरिजिनल सीनियोरिटी, जो उनकी ओरिजिनल सीनियोरिटी है, ठीक है, किसमें, हायर स्केल में, हायर ग्रेड में, कि वो उसको रीगेन कर पाएगा, रीगेन करेगा या नहीं। यानी 29 के अंदर आपने बताना है कंडीशंस क्या क्या हैं, रिस्टोरेशन का जो पीरियड है वो, उसके बाद फ्यूचर इंक्रीमेंट्स का क्या होगा, कब तक रोका जाएगा, बढ़ाया जाएगा, है ना, कितने पीरियड तक आपका जो रिडक्शन है वो इफेक्टिव रहने वाला है ना। अगर हायर पे स्केल से जो सर्विस पे हो आप, तो उसकी ओरिजिनल सीनियोरिटी का क्या होगा, कब वो रिस्टोर होगी, ये सब चीज मेंशन करनी होती है उस ऑर्डर के अंदर, ठीक है जी। चलो थोड़ा डीपली हो गया, ज्यादा इतना पढ़ने की इसके बारे में कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है जी। चलो इसके बाद आपका जो फंडामेंटल रूल नंबर 30 है जो, और फंडामेंटल रूल नंबर 31 है, ये डिलीटेड है, ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। कभी किसी बच्चे को लगे कि इसके बाद सर ने डायरेक्ट ही हमें तो ये पढ़ा दिया, हाँ 31A अवेलेबल है, ठीक है। 31A आपका क्या है, अवेलेबल है, जिसके अंदर बात होती है कि पे है गवर्नमेंट सर्वेंट की, जो पे है गवर्नमेंट सर्वेंट की वो क्या होगा, कोई प्रमोशन के केसेस में या अपॉइंटमेंट के केसेस में, ठीक है। अगर कहीं भी उसमें गलती मिलती है तो उसको रेगुलेट किया जाएगा किसी स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के थ्रू, बस ये बात है। मतलब आप इसमें याद ये रखो कि कैसे समझे, पे में, पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ या तो प्रमोशन हो और या हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। नई पोस्ट पे भी हो सकता है अपॉइंटमेंट। ये समझ आया आपको ये सारा। इसमें
पे में कोई गलती हो जाए, कोई एरर हो जाए, एरर, ठीक है, तो उस एरर को सुधारा जाएगा, सुधारा जाएगा बाय ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। और एज पर लैंग्वेज अगर बात करो फंडामेंटल रूल के, तो इसमें बाय द प्रेसिडेंट ऑन दिस बिहाफ लिखा है कि जो स्पेशल ऑर्डर है या जनरल ऑर्डर है, बाय द प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ, मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया है तो, ठीक है। चलो जी, 31 हो गया आपका। 32 में क्या है? अब आपको खुशी होगी, 32 में कुछ नहीं है क्योंकि ये भी डिलीटेड है। अब नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट है आपका कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएट करता है किसी पोस्ट को, समझते ये बात आपको क्लियर है ना? ऑफिशिएट का क्या मतलब है? ऑफिशिएट का ये मतलब है, मान लो HOD आपका है सुनील, ठीक है, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट, उनका नाम है राम, है ना? तो अगर ऑफिशिएटिंग HOD कोई होगा ना, ऑफिशिएटिंग HOD जब आपका HOD लीव पर होगा तो वो राम होगा। अब वैसे तो HOD है नहीं वो, बट वो ऑफिशिएटिंग है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब ऑफिशिएट करता है किसी पोस्ट को, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उन्हें अलाउ करती है पे को ड्रॉ करने के लिए एट एनी रेट नॉट एक्सीडिंग द रेट सो फिक्स्ड, और इफ द रेट सो फिक्स्ड बाय अ टाइम स्केल may grant him initial pay not exceeding the lowest stage of that time scale and future increments not exceeding that of sanctioned scales। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर वो ऑफिशिएट ही करते हैं, छुट्टी नहीं, मान लो अब ये बने तो है नहीं कि ये ऑफिशिएटिंग ही रह जाएं, तो क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलाउ कर सकती है कि भाई, अब आपने एक बात समझनी है, जो फंडामेंटल रूल आपके समझ में नहीं आता, बेसिकली आपको लैंग्वेज का पता लग जाता है कि ऐसा इसके अंदर मेंशन है, बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि ऐसा कोई रूल था जो आपने पढ़ा था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऑफिशिएट करता है किसी दूसरी पोस्ट को जो फिक्स है, ठीक है, जिसका जो रेट है, जो सैलरी है वो फिक्स है अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिट देगी, अलाउ करेगी कि भाई आप जो पे है वो रेट फिक्स से ज्यादा नहीं ले सकते। इंक्रीमेंट्स वगैरह है, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, तो वो भी जो सैंक्शनड स्केल है उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये एक सिंपल सी बात है, चाहे आप इस बात को समझ में आए या आपके ना आए, ठीक है। आपने बेसिकली इस बात को समझ लेना है कि ये 33 के अंदर मेंशन है, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने आपको एक बात बताई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी पे को किसी ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। अब वैसे जो एडमिसिबल स्केल है ना, यहां पे आप इस चीज को नोट करना, नोट कि जो एडमिसिबल स्केल या अमाउंट कह देते हैं हम, एडमिसिबल अमाउंट से कम पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट की पे को, अभी हमने बोला नहीं करना, लेकिन वो फिक्स कर सकते हैं कम पर भी। तो ये आपने बस याद रख लेना, इसीलिए आपको समझाया कि फंडामेंटल रूल नंबर 35 के अंदर ये बात है, ठीक है जी। चलो अब एक नई टर्मिनोलॉजी बताते हैं आपको, पर्सनल पे, ठीक है। क्या है पर्सनल पे? क्या होती है पर्सनल पे? पर्सनल पे क्या होती है बच्चों? पर्सनल पे shall be reduced by any amount by which the recipients pay
may be increased or shall cease as soon as his pay is increased by an amount equal to his personal pay। मतलब कि क्या है, अगर कोई अथॉरिटी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके अलावा आपकी पर्सनल पे को रिड्यूस किया जा सकता है, किस अमाउंट तक, उस अमाउंट तक जिस अमाउंट तक रेसिपेंट की पे इंक्रीज हो सकती है और सीज भी हो सकती है एज सून एज हिज पे इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू हिज पर्सनल पे। तो एक बड़ा बेतुका सा कहूंगा मैं तो इसको, है ना, टर्मिनोलॉजी है पर्सनल पे की, तो आपने भी ऐसे ही समझनी है जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, फंडामेंटल रूल नंबर 37 के अंदर इसका जिक्र है पर्सनल पे का, है ना। अब देख, पर्सनल पे तो कुछ होती नहीं, होती है कोई पर्सनल पे, फिर भी बोला है कि एक्सेप्ट द अथॉरिटी सैंक्शनिंग अदरवाइज पर्सनल पे शैल बी रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट बाय विच द रेसिपेंट्स पे मे बी इंक्रीज, उनकी पे बढ़ भी सकती है, एंड शैल सीज, और सीज स्टॉप भी हो सकती है, एज सून एज हिज पर्सनल पे जो इंक्रीज हुई है बाय एन अमाउंट, मतलब उनकी जो पे एज हिज पे इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू पर्सनल पे। अगर इक्वल हो जाएगी तो उसको सीज भी कर सकते हैं। तो एक आप समझ लो इसको बस खाली, कि रह ना जाए कि पर्सनल पे होता क्या है। ठीक है जी, चलो ये हो गया आपका। अब एक चीज पढ़ाते हैं आपको, पे ऑफ टेम्परेरी पोस्ट। पे ऑफ टेम्परेरी पोस्ट्स ये क्या होती है? जब भी कोई टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट की जाती है, ठीक है, और इस पोस्ट को फिलअप कर लिया जाता है उस पर्सन के द्वारा जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो जो पे है उस पोस्ट की उसको फिक्स कर दिया जाएगा विद रेफरेंस टू द मिनिमम दैट इज नेसेसरी टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एफिशिएंटली द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट। कुल मिला के टेम्परेरी पोस्ट की जो सैलरी है वो फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, कितनी फिक्स कर दी जाती है? उतनी फिक्स कर दी जाती है जिसमें जो आदमी उस जॉब को ज्वाइन करेगा वो अपनी ड्यूटियों को डिस्चार्ज अच्छे से कर पाए, रहन सहन उसके अंदर अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो वो मिनिमम फिक्स करते हैं, मैक्सिमम नहीं होती। टेम्परेरी पोस्ट है, मान लो 20,000 से काम चलना है तो 20,000 फिक्स कर देंगे उसको। ठीक है, तो पे ऑफ टेम्परेरी पोस्ट का मतलब टेम्परेरी पोस्ट की पे, ये समझना है आपने बस। कोई भी टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन ये याद रखना टेम्परेरी पोस्ट को कौन ज्वाइन करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। लिखे यहां पे हु ज्वाइन, वो ज्वाइन करेगा हु इज नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस, जो सर्विस में नहीं है वो ज्वाइन करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये जो पे की बात है, ये जो पे ऑफ टेम्परेरी पोस्ट की बात है, ये फंडामेंटल रूल नंबर 39 के अंदर है। ठीक है, 39 के अंदर टेम्परेरी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 40 के अंदर ये भी बात करेंगे कि कितनी फिक्स की जाएगी, कितनी फिक्स की जाएगी। वो गवर्नमेंट जो सर्वेंट जो ज्वाइन करेगा, जो भी टेम्परेरी सर्विस को ज्वाइन करता है, वो उसके कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क पे डिपेंड करेगा, और उसकी एग्जिस्टिंग पे ऑफ जो गवर्नमेंट सर्वेंट की है तो उस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, रेगुलर पोस्ट पे जितनी सैलरी देते हैं। तो फंडामेंटल रूल नंबर यही बताता है कि जो पे ऑफ टेम्परेरी पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट, ठीक है, वो डिपेंड किस पर करती है? डिपेंड्स अपॉन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो ही पॉइंट आएंगे। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क आएगी कि काम है कितना भाई, एक ये होगा कि एग्जिस्टिंग पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कितना है, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के ये बताया कि ये फिक्स कितने पे करी जाएगी, 40 के अंदर। ठीक है जी, 41, 42, 43 आपके कैंसल्ड है। अब अभी तक जो हमने चीजें आपको पढ़ाई, जो ये हमारे रूल चलते थे फंडामेंटल के, हमने आपको कौन से कराए हैं? हमने कराए हैं आपको पे वाले,
ठीक है, ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे थे अभी, ये हमारा चैप्टर 4 था पे के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो स्टार्टिंग थी वो थी आपकी फंडामेंटल रूल नंबर 19 से लेके, और अगर मैं लास्ट अगर एग्जैक्टली बात करूंगा तो फंडामेंटल रूल नंबर 43 तक है ये। ठीक है, लेकिन 43 में हमने आपको बताया 41, 42, 43 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 19 से लेके 40 तक, और आपको पता है बीच में भी कुछ कट है इसमें काफी। ठीक है, चलो एक बात और समझाएंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर पे तो हमने पढ़ लिया, अब आएगा एडिशंस टू पे, कि पे के साथ और क्या चीजें होती हैं। अलाउंस होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्वियसली अलाउंस होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन भी हमने आपको कराया और डब्ल्यू के पेपर में भी आया, वो है कंपेंसेटरी अलाउंस। कौन सा अलाउंस? कंपेंसेटरी अलाउंस। क्या होता है भाई? ये वो अलाउंस होता है, ठीक है, जो रेगुलेट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है इस अलाउंस को किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अंडर इट्स कंट्रोल, एंड मे मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग देयर अमाउंट्स एंड द कंडीशन विच दे मे बी ड्रॉन। कुल मिला के बात यही है, कंपनसेटरी अलाउंस की जो बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि किस हिसाब से इसको रेगुलेट करना है, ताकि ये प्रॉफिट की बात नहीं होती रेसिपेंट की। आपको बस ये याद रखना है, नॉट टू प्रॉफिट फॉर द रेसिपेंट, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनसेटरी क्षतिपूर्ति करती है, बस ये आपको फायदा नहीं पहुंचाना, इसका मतलब क्षतिपूर्ति अलाउंस है। और एक जो क्वेश्चन है वो बार बार आता है, क्या आता है? विच क्वेश्चन है, इज नॉट अ कंपनसेटरी अलाउंस। तो क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। कौन सा अलाउंस इसके अंदर नहीं आता? वो है सम्पचुअरी अलाउंस। ठीक है, सम्पचुअरी अलाउंस। ये गांठ बांध लेना इसको, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा यही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा सम्पचुअरी अलाउंस नहीं है। तो आंसर आपका जो निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा? सम्पचुअरी अलाउंस। इसीलिए हमें ये चीज याद थी कि सम्पचुअरी अलाउंस आपको बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आता है आपका कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर नहीं आता। सॉरी, क्या है? कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर नहीं आता। आपको पढ़ाया हमने कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में। तो बच्चों करीब 25-6 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है। इसमें होपफुली कुछ बच्चे हैं जो बोर हो रहे होंगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के फंडामेंटल रूल समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक जो पढ़ाया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन आता है, अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर लिमिटेड टाइम इज। कोई ऐसी पोस्ट जिसपे एक आपको फिक्स रेट ऑफ पे मिल जाता है लिमिटेड टाइम के लिए, तो उस पोस्ट को कौन सी पोस्ट कहेंगे? परमानेंट पोस्ट, सुपर न्यूमररी पोस्ट, एक्स कैडर पोस्ट, या टेम्परेरी पोस्ट? अब इनमें से आपको जवाब देना है। तो देखो, परमानेंट पोस्ट वो बच्चों हो नहीं सकती, ये बात आपको क्लियर है कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं हो सकती। परमानेंट पोस्ट हो नहीं सकती, सुपर न्यूमररी पोस्ट भी नहीं होती, एक्स कैडर भी। मतलब हमने आपको टेम्परेरी पोस्ट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो एक डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर द लिमिटेड टाइम मिल जाता है, तो ऐसी पोस्ट को टेम्परेरी पोस्ट ही कहेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, रॉन्ग आंसर है, डी रहेगा इसका, करेक्शन हम कर देंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ। पे का मतलब समझाना है कि जो मंथली टोटल पैसा मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसके टर्म्स में मिलता है? FR 9 of 20, FR 9 of 21 of A, FR 9 of 23,
FR9 ऑफ 25। इसका मतलब ये है कि ये सारी आपकी डेफिनेशंस के अंदर आते हैं। तो FR9 है, ये तो क्लियर है, ठीक है, बट है कौन सा? तो बच्चों डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, ठीक है। क्या रहेगा? फंडामेंटल रूल नंबर 21 का पार्ट ए, जिसमें बात होती है आपकी पे की, कि पे क्या चीज है, ठीक है। तो क्या चीज होती है पे? अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कॉल्ड पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सनल पे अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले। पर्सनल पे मींस एडिशनल पे ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। पर्सनल पे का मतलब है कि एडिशनल पे दी जाए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को। किसके लिए? टू सेव हिम फ्रॉम अ लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे। टू सेव हिम फ्रॉम द लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सब्सटेंटिव पे फॉर एनी रीजन except disciplinary action in exceptional circumstances on other personal consideration, all of the above। देखो बच्चों, पर्सनल पे हमने समझाया, शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अब जरूर क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन देख के कि एडिशनल पे दी जाती है क्यों। जो देखो सब्सटेंटिव मतलब होता है जो उसकी परमानेंट पे है, ठीक है, जो उसकी परमानेंट पोस्ट है उस पर जो उन्हें पे मिलती है वो सब्सटेंटिव पे है, ठीक है। तो अगर सैलरी में रिवीजन हो जाए मान लो पे का रिवीजन हो जाए, सैलरी में कुछ बदलाव हो जाए, तो उसकी जो सब्सटेंटिव पे है ना उससे बचाएगी इसकी पर्सनल पे, यानी उससे कम नहीं होने देगी। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट भी यही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा किसी और वजह से अगर सब्सटेंसिव पे भी घटी है तो उसको भी घटने से रोकना है, उसको भी सेव करना है, ठीक है। और कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां जो मेंशन्ड नहीं है पर्सनल कंसिडरेशन के बेसिस पे, उससे भी बचाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो डेफिनेटली डी आंसर है। अब पर्सनल पे मैं कह सकता हूं कि क्रिस्टल क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होती है पर्सनल पे, क्यों ये सेव करती है लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे, या लॉस ऑफ सब्सटेंसिव पे ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सब्सटेंसिव पे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The pay of government servant whose promotion or appointment to a post is found to be or have been erroneous under। इसका कहने का मतलब है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पे, प्रमोशन पे या अपॉइंटमेंट किसी दूसरी पोस्ट पे ऐसा पाया जाता है कि गलत है, एरोनस है, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में होगा, हाँ सॉरी, रूल पूछा है आपसे, कौन से रूल के अंदर होगा। देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये और ये तो डिलीटेड है, ठीक है, क्लास में शायद ध्यान दिया हो आप लोगों ने, ये तो है ही नहीं। अब ये 22 है, ये है तो प्रमोशन वाली पे का ही, ठीक है, लेकिन ये पे प्रोटेक्ट करता है आपकी, पे फिक्स करता है, फिक्सेशन है ये, है ना। 22 के अंदर पढ़ते हैं ना फंडामेंटल रूल नंबर 22 ऑफ ए ऑफ, इस तरह से 1 ऑफ पढ़ा होगा आपने शायद, फिक्सेशन वाला मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका हैगा 31A, ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है 31A। फंडामेंटल रूल नंबर 31A के अंदर मेंशन्ड है कि भाई अगर कुछ गलती हो जाती है, मतलब है अगर कुछ गलती हो जाती है तो स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के थ्रू बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा उस चीज को करेक्शन में करा जाता है। तो वो फंडामेंटल रूल नंबर 31A के अंदर ये क्वेश्चंस, अब आपने ये क्वेश्चन देखे, अब होपफुली शायद और क्वेश्चन है हमारे पास, अभी नहीं, लास्ट था शायद ये, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे। ऐसे ही फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल, ठीक है, इसी तरह के फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के 113 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने प्लस मेंबरशिप के टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं, जो बच्चे हमारे मेंबर हैं, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आंसर्स की जो पीडीएफ है वो अलग से गिवन है टोटल, तो आप क्या कर सकते हो, इन एमसीक्यू की पीडीएफ का निकालो प्रिंट, ठीक है, और आंसर से मैच करो या प्रैक्टिस करो, जैसा मर्जी, ठीक है। तभी हम आपको कहते हैं कि एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल होगी
और मॉक पीडीएफ होगी। तो ये दोनों की दोनों पीडीएफ हमारा एमसीक्यू की तरह भी काम करेगा और आपका मॉक के लिए भी। तो अगर प्रिपरेशन से जुड़ना है अभी भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए मेन टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए और ज्वाइन करने का तरीका है वो वहां पता करिए, या हमसे ईमेल पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चल। तो फंडामेंटल रूल का जो चैप्टर अपना है 5, जिसमें हमने एडिशन टू पे, मैं आपको कंपनसेटरी अलाउंस तो पढ़ाया है ना अभी थोड़ी देर पहले। फंडामेंटल रूल 44, जिसमें पढ़ते हैं हम कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ये हमने आपको बताया। अब देखो आगे पढ़ने वाले हम आगे क्या पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है या आपको ऑर्डर इश्यू कर सकती है, जिसमें प्रिंसिपल्स बताए गए हों अलॉटमेंट के ऑफिसर्स को। जो भी ऑफिसर सर्विंग हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, तो उनके लिए रेजिडेंस की व्यवस्था करते हैं। जैसे बिल्डिंग या तो ऑन कर ले गवर्नमेंट पूरा ही, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, या वो उसको लीज पे ले ले, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेजिडेंस यानी अलॉटमेंट टू, कैसे समझाऊं मैं आपको ये 45। ठीक है, तो इसमें एक तरह से हम रेजिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिडेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, बेसिकली इसी के बारे में पढ़ा जाता है। डिफरेंट लोकेलिटीज पे डिफरेंट क्लास ऑफ मतलब रेजिडेंस का कंप्लीट आ जाएगा इसमें। ठीक है, डिफरेंट लोकेलिटीज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है 5 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, कैंपस के अंदर हो। ठीक है बच्चों, तो रेजिडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की डिफरेंट लोकेलिटीज है। और आपका क्या है, डिफरेंट क्लास ऑफ हाउसेस हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ हाउसेस है। ये सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो 45 का हमने बता दिया आपको। अब देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल तो बना सकती है इस मैनर में कि भाई रेजिडेंस को कैसे डिटरमाइन करा जाए, कैसे अलॉटिंग करी जाए। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो इसका पार्ट 3 है 45 का, फंडामेंटल रूल का 45 का जो पार्ट 3 है, इसमें बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइसेंस फीस की। किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड लाइसेंस फी की बात करते हैं। क्लियर है ये? तो उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई लीज का रेजिडेंस है या कोई रिक्वेस्ट बेसिस पे रेजिडेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो लाइसेंस फी है वो सेम होती है जैसा कि रेजिडेंस ऑफ सिमिलर रेंज ऑफ लिविंग एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी लाइसेंस फीस उस केस में क्या होगी, सेम होगी। अगर लीज पे लिया है तो लीज या रिक्वेस्ट पे, है ना, रिक्विजिशंड बोलते हैं इसको, रेजिडेंस को। ओके, क्लियर हो गया आपको ये बात? In case of residences owned by the government, a standard license fee shall be calculated on the capital cost of the residence। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट पे। वो क्या हो सकती है कैपिटल कॉस्ट? देखो, दूसरा केस है, अगर ओन करा है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, क्या, रेजिडेंस, तो देखो जी, या तो 6% होगी। ठीक है, 6% पर एनम ऑफ कैपिटल कॉस्ट। ठीक है जी, जो आपके कैपिटल की टोटल कॉस्ट है, या तो उसका 6% ऑफ कैपिटल कॉस्ट होगा, या क्या होगा, या ये होगा कि परसेंटेज ऑफ सच कैपिटल कॉस्ट,
equal to such rate of interest as may from time to time by fixed by the president plus an addition for municipals या other taxes जो हैं हाउस के, प्रॉपर्टी टैक्सेस के, ठीक है, वो भी जोड़े जा सकते हैं उसमें। मतलब एक तो 6% हो गया, एक क्या होगा, एक जो अभी हमने आपको बताया वो ये है कि परसेंटेज ऑफ कैपिटल कॉस्ट इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज मे टाइम टू टाइम। तो बच्चों इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अब क्या है, ये दोनों की दोनों जो चीज है ना, इनमें से जो कम होगा वो होता है लाइसेंस फीस, या तो 6% पर एनम ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, या परसेंटेज ऑफ कैपिटल कॉस्ट इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज में टाइम टू टाइम, जिसमें आपके एमसी के कॉस्ट भी जुड़ेंगे, प्रॉपर्टी के टैक्स भी जुड़ेंगे। तो आपने याद रखना है कहीं पे 6% भी मिलेगा आपको ऑप्शन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बट याद ये रखना है विच एवर इज लेस, ठीक है, जो कम होगा। फीस की तो बात कर ली, इन चीजों में से ना एक एक्सप्लेनेशन निकल के आती है, ठीक है। क्या निकल के आती है? एक्सप्लेनेशन, कि भाई इतनी देर से समझाने लग रहे हो आप, हाउस क्या है, क्या है हाउस, कौन बताएगा इसको? तो हाउस इन रिलेशन टू एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ हिज फैमिली मींस बिल्डिंग और पार्ट they are of used for residential purpose and situated within the jurisdictions of a local municipality or of any municipality contiguous to local municipality। कुल मिला के रहने का स्थान, ठीक है, लोकल टू एमसी। सिंपल है ये, जहां पे रहते हैं किसमें, जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो होगा भाई हमारा हाउस, ठीक है जी। अब कहोगे लोकल म्युनिसिपैलिटी, ये क्या है, तो ये भी समझ लो, लोकल म्युनिसिपैलिटी ये क्या होता है? लोकल म्युनिसिपैलिटी क्या होता है आपका? इसका मतलब है म्युनिसिपैलिटी विद इन हुज जुरिस्डिक्शंस द ऑफिस या हाउस ऑफ द ऑफिसर इज लोकेटेड। तो कुल मिला के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये जो मतलब है वही समझना है आपने बस। लोकल म्युनिसिपैलिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है आपकी, ठीक है। मेंबर ऑफ द फैमिली क्या है? वाइफ, हस्बैंड, ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि मेंबर ऑफ द फैमिली में कोई भी हो सकता है। म्युनिसिपैलिटी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलो एक क्वेश्चन है जो अब आपको समझाना है कि व्हेन लाइसेंस फीस हैज बीन रिकवर्ड शॉर्ट थ्रू एन एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फीस, मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाता है उसमें, तो गवर्नमेंट सर्वेंट पे करेगा डेफिशिएंसी ऑन डिमांड मेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑन विच, क्या बात करनी है, ऑन विच द शॉर्ट रिकवरी वॉज मेड इन सच नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एज द गवर्नमेंट मे डायरेक्ट। साफ साफ सी बात है, आपको बताना है कितने महीने के अंदर अंदर जब लाइसेंस फीस को रिकवर किया जाता है, एक कोई एरर हो जाती है कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड फीस के, या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उस जो डेफिशिएंसी, जो कम जो उसने पे किया, उसको कितने मंथ के अंदर अंदर शॉर्ट रिकवरी उससे की जाती है। तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर याद रख लेना है भाई, 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 12 मंथ्स में रिकवरी। ऐसा नहीं है एक ही बारी में सारा का सारा पैसा उससे ले लोगे, अगर कुछ मिस्टेक हुई है लाइसेंस फीस के मामले में तो, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको समझा दिया। बच्चों इसी तरह के और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने एमसीक्यू की फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो स्पेसिफिकली प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है आपके AAO, जाओ असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए।
ठीक है। तो देखो एवरीथिंग अगर हम थ्योरी में क्लियर करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें थ्योरी में करनी अच्छी लगती हैं समझनी, कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ समझनी। जैसे पर्सनल पे कितना अच्छे से समझ में आया जब हमने आपको एक एमसीक्यू उसका करवाया, ठीक है। तो इसी तरह से रेजिडेंस के और भी सारे जो आगे रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स के अंदर जो आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। ये डिस्कशन के बाद में काफी चीजें हैं जो बेसिकली आपके पेपर में पूछी जाती हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे। फिर जब अपॉइंटमेंट्स की बात होती है तो उनका कंबाइन तरीका भी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जो इससे अगले वाला चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल एक दो क्लासेस के आसपास और लेंगे हम, और आपका सारा का सारा क्लियर करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जुड़ने के लिए जो गाइडलाइन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जो मेन टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से आपको मिल जाता है, ठीक है साथियों। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो आप अपने मन की कोई भी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।